जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स कराएं। ये टेस्ट आपके इसलिए करे जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही है। जिन लोगों को कभी भी शुगर या थायराइड नहीं रहा है, उनको अचानक से प्रेगनेंसी में ये होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एंटीनेटल चेकअप्स और अल्ट्रासाउंड्स हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, तो हम उसको टाइमली डायग्नोज कर सके और उसको डायग्नोज करने के बाद कंट्रोल में रख सके, ताकि एक हेल्दी मदर एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। बच्चे की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, आप पहले से ही फोलिक एसिड लेना शुरू करो। सो क्या कनेक्शन है इस फोलिक एसिड का ग्रोथ के साथ और क्यों इम्पोर्टेंट है? लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज ये बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन भी हो सकता है? प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद किसी भी पेशेंट के अंदर बीपी इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये मदर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत सारी फैमिलीज में बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो कहते हैं कि स्कैन करने से बच्चे को रेडिएशन हो। क्या सच में कोई रेडिएशन है जो बच्चे को खराब करती है? नहीं, देखिए ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो बिल्कुल गलत है। अक्सर आयरन या कुछ भी कैल्शियम लेने से कहते हैं एसिडिटी हो गई और खुद से आयरन लेना बंद कर दे, तो कितना सेफ है? देखिए आयरन और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी हेल्दी डाइट के साथ ये सप्लीमेंट्स आपके बेबी की ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। अगर आप ये आयरन टैबलेट बंद करेंगे तो आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, जिससे डिलीवरी के दौरान आपको इतना ज़्यादा खून जाता है कि हमारे लिए उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार और खासकर हर होने वाली माँ के लिए बेहद ज़रूरी है, प्रेगनेंसी और एंटीनेटल केयर। अक्सर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सही जानकारी और सही देखभाल की कमी की वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस सामने आ जाते हैं। ऐसे में सही समय पर चेकअप, सही डाइट और मेडिकल गाइडेंस कितना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा, और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, जो एक बहुत ही अनुभवी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो प्रेगनेंसी से जुड़े आपके हर सवाल का आसान भाषा में जवाब देंगे। डॉक्टर संगीता मैम, वेलकम इन फेलिक्स टॉक। थैंक यू। मुझे भी यहाँ आके बहुत खुशी मिल रही है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स, स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स को सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं और गूगल ने तो उनको और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। हाँ जी, तो इसीलिए आज मैम शुरुआत करते हैं हम कि कोई भी महिला जब एक प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, आमतौर पे वो घर पे ही पहले कर लेते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो आजकल किट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। सो बहुत एक अच्छा टाइम होता है, बहुत एक खुशी का टाइम भी होता है उनके लिए, बहुत खुश होती हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। बट ऐसे में एक कन्फ्यूजन उनको रहता है कि क्या हमें डॉक्टर के पास बहुत जल्दी जाना चाहिए? बहुत जल्दी तो नहीं है, क्योंकि घर वाले भी कहते हैं ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, क्यों डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा उनके मन में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है जितनी जल्दी हो सके कि आप डॉक्टर के पास विजिट करें? देखिए, जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो विद इन अ वीक आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये किट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव ही हो। इसमें बहुत बार फॉल्सली पॉजिटिव या फॉल्सली नेगेटिव टेस्ट भी हो सकता है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, फर्स्ट थिंग तो वो एक ब्लड टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी है भी या नहीं। ये ब्लड टेस्ट एक बीटा HCG का होता है जो 100% कंफर्म करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके अलावा आपका एक इनिशियल अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन किया जाता है, जो हमें ये बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है कि नहीं। 90% ऑफ द टाइम्स आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्रस के अंदर ही होती है, बट 10% ऑफ द केसेस में हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब्स या ओवरीज में हो, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, क्योंकि ये पेशेंट की जान के लिए भी खतरा हो सकती है। ओके, ये तो मैम फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको पता चला प्रेग्नेंट हैं, और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। कभी भी अगर हमारी
प्रेगनेंसी हमारी नॉर्मल जगह पे नहीं है। क्योंकि ट्यूब्स वो जगह नहीं है जहाँ पे प्रेगनेंसी को ग्रो होना चाहिए। तो जब बेबी वहाँ ग्रो करने लगता है तो वो किसी भी वक्त पेट के अंदर रप्चर हो सकती है, जिसके वजह से आपके पेट के अंदर ब्लड कलेक्ट होने लगता है और हमें तुरंत ऑपरेट करके आपकी वो ट्यूब तक निकालनी पड़ सकती है। इससे आपके फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी जान को तो खतरा इस प्रेगनेंसी में होता ही है। अगर हमें टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो कुछ मार्कर्स हमारे होते हैं जिन पे हम उसको मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक्टोपिक के लिए हमें ऑपरेट ही करना पड़े। तो अर्ली डायग्नोसिस से उसको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। ओके, सो डॉक्टर साहब, जब पहली बार आपके पास कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आती है, जब उसका फर्स्ट विजिट होता है, कौन से वो टेस्ट होते हैं जो उन्हें ज़रूरी हैं कराने के लिए? जब भी आप हमारे पास पहली बार आएंगे तो सबसे पहले तो हम आपकी एक डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आपको कोई बीपी, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके लिए आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं रहा है। उसके बेसिस पे कुछ फर्दर टेस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ बेसिक आपके एक हम ब्लड टेस्ट करते हैं और एक यूरिन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी तो नहीं है, आपकी बॉडी टोटली हेल्दी है कि नहीं। क्योंकि थायराइड एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में अगर आपको हो रही है तो वो बच्चे के मेंटल ग्रोथ को भी हैम्पर कर सकती है और आगे फ्यूचर ग्रोथ को भी कर सकती है। तो उसका टेस्ट हम ज़रूर करते हैं। शुगर्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंट्रोल्ड है कि नहीं। उसकी कमी होने से बच्चे को अनोमलीज होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके शुगर्स और थायराइड के अलावा यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर हमारे बेसिक टेस्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमें नज़र आ रही है तो उसका टाइमली हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, सो दैट आपकी एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी प्रेगनेंसी डेवलप हो। सो डॉक्टर साहब, जो लोग हेल्दी होते हैं, अगर मैं बात करूं एज ग्रुप 26 to 30, विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल फिट हैं, हम तो हेल्दी हैं, तो हमें ये बार बार स्कैन्स क्यों कराएं, हम ये बार बार इन्वेस्टिगेशंस क्यों कराएं? सो कितना इम्पॉर्टेंट है ये इन्वेस्टिगेशन इस एज ग्रुप के लिए भी? देखिए, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स कराए। ये एंटीनेटल चेकअप्स आपकी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को पकड़ने के लिए नहीं है। ये टेस्ट आपके इसलिए करे जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही है। बहुत बार हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हमारा बीपी बढ़ रहा होता है या शुगर या थायराइड्स बढ़ रहे होते हैं। जिन लोगों को कभी भी शुगर या थायराइड नहीं रहा है, उनको अचानक से प्रेगनेंसी में ये होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एंटीनेटल चेकअप्स और अल्ट्रासाउंड्स हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं तो हम उसको टाइमली डायग्नोज कर सकें और उसको डायग्नोज करने के बाद कंट्रोल में रख सकें, ताकि एक हेल्दी मदर एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। ओके, सो डॉक्टर साहब, ऐसे अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, बहुत बार जब कुछ लोग अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उस टाइम के लिए भी वो कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, और बहुत बार कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, आप पहले से ही फोलिक एसिड लेना शुरू करो। सो क्या कनेक्शन है इस फोलिक एसिड का ग्रोथ के साथ, और क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, फॉलिक एसिड एक बहुत ही छोटा सा मिनरल नहीं है, विटामिन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज ये बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि बच्चा डिलीवर हुआ और उसका पीछे के सर की हड्डी नहीं बनी हुई थी, या उसके स्पाइंस में डिफेक्ट्स थे या बाइफिकेशंस थी। ये सारे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होते हैं। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये हो गए हैं तो हम बच्चे को अबॉर्ट करना हमारे लिए बन जाता है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब भी कोई लेडी हमारे पास प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आती है, जिसको आजकल हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट होने से 2-3 महीने पहले से ही एटलीस्ट फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। और ये एक वो विटामिन है जो आपका, अगर सब कुछ आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में भी आपको यही विटामिन दिया जाता है, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आपके बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, सो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सिम्टम अगर देखें तो मॉर्निंग सिकनेस। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, वॉमिटिंग सेंसेशन ज़रूर होती है। सो ऐसे में कितना नॉर्मल है ये मॉर्निंग सिकनेस? क्योंकि बहुत बार हमने देखा कुछ पेशेंट्स इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। सो किस हद तक ये नॉर्मल है?
देखिए, प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होना और नोज़िया होना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ एंटी एमेटिक्स एडवाइस कर देते हैं, जो आप घर पे लेते हैं, और वो वॉमिटिंग्स कंट्रोल में हो जाती हैं। बट कुछ फीमेल्स में ये वॉमिटिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट होने लगती हैं, उनका वेट लॉस होने लगता है, इनफैक्ट उनका यूरिन का आउटपुट भी कम होने लगता है। इन केसेस में क्योंकि मदर के अंदर पूरी डिहाइड्रेशन डेवलप हो रही है, तो बच्चे के लिए भी पूरा खतरा है। अचानक से बच्चे की धड़कन भी बंद हो सकती है, और मदर के लिए तो रिस्क फैक्टर है ही अगर वो पानी भी नहीं ले पा रही है, तो उन केसेस में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इस कंडीशन को हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। इसके लिए एडमिट करने के बाद हम पेशेंट को बिल्कुल खाली पेट रखते हैं, पानी भी ऊपर से नहीं पिलाते हैं, लेकिन हाँ फ्लूइड्स कनेक्ट करके रखते हैं ताकि उसका मेंटेन रहे रोज़ का न्यूट्रिशन, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ एंटी एमेटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन के अंदर वो कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको डाइट पे लाके जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है, ये वॉमिटिंग्स कंट्रोल में आ जाती हैं। ओके। सो अगर अब बात करें डॉक्टर साहब शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे आपने हमें बताया जो फर्स्ट विजिट पे ही आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सो उसके बाद बात आती है NT-NB स्कैन और ड्यूअल मार्कर्स की। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सो बहुत लोग करवाते हैं और बहुत लोग सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर साहब तो ऐसे ही बहुत महंगे टेस्ट लिख दिए। सो कितना ज़रूरी है ये NT-NB स्कैन, क्या रोल है इसका और ड्यूअल मार्कर का? देखिए, NT-NB स्कैन और ड्यूल मार्कर हम सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ ये सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये हमें डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल अनोमली तो नहीं आ रही है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये कुछ क्रोमोसोमल अनोमलीज़ हैं जिसको NT-NB स्कैन के दौरान हम डायग्नोज कर सकते हैं। NT-NB स्कैन को इंडिविजुअली सिर्फ मार्क नहीं किया जा सकता। एक बार आपका NT-NB स्कैन हो जाता है तो उसके बाद आपको ड्यूल मार्कर जो ब्लड टेस्ट है वो करना होता है। ड्यूल मार्कर के ब्लड टेस्ट के सैंपल के साथ आपके इस अल्ट्रासाउंड की फ़ोटोकॉपी जाती है, और दोनों को कोरिलेट करने के बाद हम ये जानते हैं कि आपके अंदर क्रोमोसोमल अनोमलीज़ का कितना रिस्क है। अगर कोई रिस्क नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्रोमोसोमल अनोमलीज़ इतनी कॉमन नहीं है कि हर पेशेंट में हो, लेकिन ये वो दौर नहीं है जहाँ पे अगर एक बच्चा ख़राब भी आ गया तो हमने 4 बच्चे और हैं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की जनरेशन में और आज के टाइम जोन में हम 1 या 2 बेबी करते हैं, और हम चाहते हैं वो बेबी पूरी तरह से हेल्दी हो रहे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर क्रोमोसोमल अनोमली का बेबी अगर डिलीवर होता है तो ये सिर्फ आपके लिए बर्डन नहीं है, उस बच्चे के अपनी लाइफ के लिए वो खुद बर्डन है, और समाज के लिए भी। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक स्पेशल किड या एक अनोमलस बेबी उनकी लाइफ में आए, तो उसको डायग्नोज करा जाता है। और अगर आपके बच्चे में वो रिस्क फैक्टर आता है इन टेस्ट में, तो हम यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद हम फिर एडवांस टेस्ट पे जाते हैं, जैसे कि NIPT या एमनियोसेंटेसिस, जो हमें कंफर्म करता है कि हाँ आपके बच्चे में ये अनोमली है, और उसके बाद ही हम अबॉर्शन के लिए एडवाइस करते हैं। सो बात करते हैं अब डायबिटीज़ की। अक्सर प्रेगनेंसी के बाद, मतलब प्रेगनेंसी से पहले कभी कभार लेडीज़ को कभी डायबिटीज़ हुआ ही नहीं, और वो देख रही हैं कि जब अब प्रेग्नेंट हो गई, 3 से 4 महीने हो गए, उसके बाद अचानक से डॉक्टर कह रहे हैं डायबिटीज़ हो गई। सो ऐसा बॉडी में क्या चेंज होता है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? देखिए, जब प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और हमारी बॉडी उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती है। तो उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, कि हमारी बॉडी में अब शुगर्स डेवलप हो रहे हैं। और ये डायबिटीज़ ऐसा नहीं है जो अगर आपको हो गया है तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। आफ्टर योर डिलीवरी ये शुगर लेवल्स अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, बिकॉज आपके हार्मोन चेंजेस जो हुए हैं वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बट अगर आपके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर ये शुगर्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में आपके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, और साथ में आपके अजन्मे बच्चे के लिए भी। बच्चे के अंदर उसका वज़न मात्रा से अधिक बढ़ जाना हो सकता है, आप बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है उसका लेवल, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं, वो हो सकता है। बच्चे की धड़कन ख़राब होने का खतरा रहता है। उसके अलावा डिलीवरी के बाद बच्चे का अचानक से टेम्परेचर फॉल हो जाना, या शुगर से अचानक से, क्योंकि आपकी तरफ से बच्चे को बहुत ज़्यादा शुगर मिल रहा है, और डिलीवरी के बाद तो आप दूध पिलाते हैं तो उसमें उतना ही होता है जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे का शुगर अचानक से फॉल हो जाता है, जिससे बच्चे की जान के लिए खतरा हो सकता है।
और इसी को डायग्नोज करने के लिए हम एक सिंपल सा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, यूजुअली 24 से 28 वीक्स के बीच में, जिससे हमें पता चल जाता है कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या फिर आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल चल रहे हैं। ओके, सो ये हम इसी वीक पे कराते हैं, उससे पहले नहीं? अगर आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है या पहले बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री रही है कि आपका बच्चा अचानक से 6 से 8 वीक्स पे धड़कन ख़राब हो गई, या बच्चा था उसमें कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी आ गई थी, तो या हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम रहा है, तो उन केसेस में हम अर्ली ट्राइमेस्टर में भी ये टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन अगर एकदम आपकी नॉर्मल हिस्ट्री है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है, तो ये नॉर्मली 24 टू 28 वीक्स पे ही करते हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब ये तो बात रही आपके डायबिटीज़ की। हाइपरटेंशन की अगर बात करें, क्या प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन भी हो सकता है? यस, प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद किसी भी पेशेंट के अंदर बीपी इंक्रीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, और उसमें बीपी बढ़ने के साथ साथ आपके यूरिन में प्रोटीन लेवल भी बढ़ने लगता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि हमने सिर्फ मॉनिटर करना है और बीपी कंट्रोल नहीं आएगा तो बाद में हो जाएगा, बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये मदर के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इतना ख़तरनाक कि उन्हें दौरे भी पड़ सकते हैं। पेट के अंदर बच्चे की आवल नाल अपनी जगह से अचानक से हट सकती है, जिसको हम एब्रप्शियो कहते हैं। आपको दौरे पड़ने के अलावा आँख की रोशनी जाने का खतरा रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बच्चे की धड़कन ख़राब होने का। इवन डिलीवरी के दौरान भी PPH, जो हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, वो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डॉक्टर साहब, कौन से लोग ऐसे रिस्क फैक्टर पे होते हैं जिन्हें 20 वीक्स पे ये हाइपरटेंशन हो सकता है? देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत बार कुछ लोगों में आप कह सकते हैं कि उसको कैसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि आपके खून के जमने के जो तत्व होते हैं वो अगर आपके बॉडी में डिरेंज्ड है तो उन सब पेशेंट्स में भी ये रह सकता है। और अगर आपका बीपी बढ़ गया है तो और डॉक्टर उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो इनिशियली हम ट्राई करते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो बच्चे के लिए सेफ़ है हम उनको दें और बीपी को कंट्रोल में रखें। लेकिन जिन कंडीशंस में ये बीपी कंट्रोल में नहीं आता है तो ऐसे में हमें टाइम से पहले भी डिलीवरी करानी पड़ सकती है। ओके डॉक्टर साहब, देखिए सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती। बहुत सारी फैमिलीज़ में बड़े बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो कहते हैं कि स्कैन करने से बच्चे को रेडिएशन होती है, तो वो बार बार मना करते हैं अपने बच्चों को कि तुम पता नहीं क्यों अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, ऐसा नहीं कराते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, हम अपने ज़माने में हमने कभी कोई स्कैन नहीं कराया। तो ऐसा बहुत सारी फैमिलीज़ में लोगों को सुनना पड़ता है। सो क्या सच में कोई रेडिएशन है जो बच्चे को ख़राब करती है? नहीं, देखिए ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो बिल्कुल गलत है। अल्ट्रासाउंड में हम कोई रेडिएशन का यूज़ नहीं करते हैं, साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कोई हार्म नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये अल्ट्रासाउंड्स ही हमें बताते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक चल रही है कि नहीं। जैसे हमने अभी बोला कि एक अर्ली स्कैन हमें चाहिए होता है कि बच्चे की पोजीशन और उसकी कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए, एक NT-NB स्कैन हमें चाहिए होता है क्रोमोसोमल अनोमलीज़ को जानने के लिए। इसी तरह से 18 टू 20 वीक्स के बीच में हम एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको टीफा स्कैन भी कहते हैं, जो बच्चे की पूरी ग्रोथ को मॉनिटर करता है कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स ठीक से बने हैं कि नहीं, उसके ऑर्गन्स ठीक से बने हैं कि नहीं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये बच्चा आगे चल के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इनको डायग्नोज करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी होता है। और लेटर ऑन हम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ग्रोथ स्कैन विद डॉपलर, जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ कम तो नहीं हो रही है, बच्चे को सर्कुलेशन ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, या बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी तो नहीं है, या बच्चे के लिए कोई खतरा तो नहीं है। ये कुछ स्कैन्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये स्कैन्स नॉर्मल है तो हमें इससे ज़्यादा स्कैन्स की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या हाई रिस्क फैक्टर है तो हमें और भी स्कैन्स करने पड़ सकते हैं। बट ये बेबी के लिए और मदर दोनों के लिए टोटली सेफ़ है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बार कहते हैं कि आपको 4 महीने तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, कभी ब्लीडिंग हो तो इन्फॉर्म करना है। सो ऐसे में विद इन 4 मंथ्स अगर किसी को हल्की सी स्पॉटिंग भी हो या हल्के से जैसे पीरियड हो रहे हैं वैसा वाला कुछ ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो क्या ये कोई अलार्मिंग साइन होता है? ये कितना खतरनाक है?
मैं समझ सकती हूँ, ओपीडी में हमारे पास बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली फर्स्ट 2 मंथ्स में ही, कि हमारे तो पीरियड्स ओवरड्यू हुए थे, बस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और हमें स्पॉटिंग शुरू हो गई है। देखिए, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं हर समय मिसकैरेज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बहुत बार हो सकता है कि इनिशियल टाइम में आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीड हो रही है, या आपके बच्चेदानी के मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उस पे कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। या आपका प्लेसेंटा थोड़ा सा लो लाइंग है, जो बच्चे की नाल होती है वो ऊपर की तरफ अटैच होने की जगह बच्चेदानी के मुंह के एकदम पास में है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। लेकिन ये एक अलार्मिंग साइन ज़रूर है। अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो जान सकें कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और अगर एबनॉर्मल है तो उसको टाइमली मैनेज करके प्रेगनेंसी को मिसकैरेज होने से बचाया जा सकता है। अगर आप हमारे पास आते हैं और हमें लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे में हम आपको कुछ हार्मोनल पिल्स देते हैं प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स के, या फिर कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं प्रोजेस्टेरोन के ही, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज की तरफ जाने से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, बात करते हैं अब 7 to 8 मंथ्स तक जब प्रेगनेंसी नॉर्मली चल रही है, उसके बाद बहुत बारी कंप्लेंट्स आती है कि अब बच्चे की मूवमेंट्स थोड़ी कम हो गई। बहुत बार डॉक्टर कहते हैं कि अब आपका पेट जितना जितना बड़ा होता जाएगा, मूवमेंट्स थोड़ी कम होती जा सकती हैं। सो क्या ये नॉर्मल है, और घर बैठ के कैसे एक लेडी ये समझे कि मुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए अगर मेरी मूवमेंट्स कम हो रही हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि हर फीमेल को ये डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। जब आप हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं तो हम बच्चे की धड़कन सुन के या अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देते हैं कि बेबी एकदम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट घर में कैसे पता चलेगा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है? वो मूवमेंट से ही पता चलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपको 10 मूवमेंट्स मिली हैं तो कल 15 मिली हैं तो आज 8 मिली हैं। बेसिकली पूरे दिन में आपको एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स अपने बच्चे की फील हो जानी चाहिए। बच्चा हर वक्त मूव नहीं करता है, वो कुछ 90 मिनट्स के लिए सोता भी है पेट के अंदर, प्लस आप काम में लगे और आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा लगता है 2-3 घंटे से बच्चा मूव ही नहीं कर रहा है। अगर कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कुछ मीठा खा के या ठंडा खा के लेफ़्ट टर्न करके लेट जाइए और 1 आवर में नोटिस करिए कि बच्चा कितनी बार मूव कर रहा है। अगर उस 1 आवर में बेबी आपका 2 to 3 टाइम्स मूव कर रहा है, और आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में ये देख लीजिए, दैट मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, तो एवरी आवर अगर 2-3 मोर टाइम्स वो घूम रहा है तो एक दिन में 10 टाइम्स तो वो घूम गया है। तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको 1 आवर के अंदर एक भी मूवमेंट नहीं मिल रही है या पूरे दिन में 10 से कम मूवमेंट्स मिल रही हैं, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। ये फीटल डिस्ट्रेस का साइन भी हो सकता है बच्चे को अंदर कोई तकलीफ हो रही है। सिर्फ मूवमेंट्स नहीं, आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि मूवमेंट्स पे तो नोटिस रखना ही है, किक चार्ट आपको मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा कभी भी अगर नीचे से एकदम यूरिन जैसा पतला पानी छूटता है जिसमें कपड़े भीगने लगते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको पेन्स डेवलप हो रहे हैं। अब प्रेगनेंसी में ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि पेन्स तो थोड़े बहुत होते ही रहते हैं, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन्स हैं? तो लेबर पेन्स के कॉन्ट्रैक्शंस टोटली अलग होते हैं। ये आपके बैक से टमी की तरफ आते हैं, और जिस वक्त ये पेन आता है आपको अपना हाथ अपने टमी के ऊपर रखना है, और अगर उन पेन्स के टाइम पे वो टमी पत्थर जैसा हार्ड हो रहा है और जब वो पेन थोड़ा कम हो रहा है तो टमी एकदम वापस से रिलैक्स हो रहा है, और ये पेन्स ऐसा नहीं हो रहा है कि एक दिन में एक बार आ गया या 2 बार आ गया, आपको एवरी 5 to 10 मिनट्स ये पेन्स बार बार आ रहा है, दैट मीन्स वो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। क्योंकि एक टाइम से पहले अगर आप आ जाते हैं और अर्ली पेन्स में आ जाते हैं तो हमारे पास मेडिकेशंस हैं जिनसे हम इन पेन्स को रोक सकें और आपकी प्री टर्म या टाइम से पहले होने वाली डिलीवरी को रोक सकें। सो डॉक्टर साहब, बात करेंगे इसके बाद सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स को लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अक्सर आयरन या कुछ भी कैल्शियम लेने से कहते हैं एसिडिटी हो गई, और खुद से आयरन लेना बंद कर देते हैं। तो कितना सेफ है ये प्रैक्टिस करना कि हमें इस सप्लीमेंट से प्रॉब्लम हो रही है और हम खुद ही उसका इलाज करने बैठ जाते हैं कि हम इसको नहीं खाएंगे? नहीं, देखिए, आयरन और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी हेल्दी डाइट के साथ ये सप्लीमेंट्स आपके बेबी की ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। अगर आप ये आयरन टैबलेट बंद करेंगे तो आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, जिससे डिलीवरी के दौरान आपको इतना ज़्यादा खून जाता है कि हमारे लिए उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है, और अननेसेसरली आप आईसीयू और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर आपको आयरन की टैबलेट लेने से प्रॉब्लम हो रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए।
वो आपकी आयरन की टैबलेट का या तो ब्रांड चेंज कर देंगे, या फिर टैबलेट की जगह आपको सिरप्स, और आजकल तो हमारे स्प्रेज भी आ गए हैं जो सबलिंगुअल स्प्रेज हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और टेस्ट भी उनका अच्छा है, मैंगो फ्लेवर में मिलता है, तो आपको वो चेंज कर देंगे। उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है, पहले तो आपको अपनी डाइट चेंज करनी है। अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना होगा और लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी जब भी डिहाइड्रेटेड, क्योंकि आपके बेबी के पास फ्लूइड जा रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए भी चाहिए, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी इस समय पे लेना होता है। और अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, यूरिनरी प्रॉब्लम्स और पेन एब्डोमेन की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अदरवाइज फुल 9 मंथ्स इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। सो डॉक्टर साहब, आजकल हर महिला जो है नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ सी सेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, हर गायनेकोलॉजिस्ट की यही कोशिश होती है कि जितना हो सके हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकें, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा उल्टा है या आधा है, आपके बच्चे की आवल नाल एकदम नीचे की तरफ है और बच्चेदानी के मुंह पे है, या फिर आपके बच्चे की धड़कन ख़राब हो रही है, या बच्चे ने पेट में लैटरिंग कर दी है, इन सिचुएशंस के अंदर हमें सिजेरियन करना लाइफ सेविंग हो जाता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बीपी इंक्रीज़ होता है, तो अगर ऐसे में माँ को दौरे पड़ने लगते हैं, जिसको हम एक्लैम्प्सिया कहते हैं, उस सिचुएशन में भी हमें तुरंत बेबी को आउट करना पड़ता है सिजेरियन करके, क्योंकि जैसे ही बेबी आउट होगा मदर का बीपी अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा। सो डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एंटीनेटल चेकअप से दूर भागते हैं? चलिए, मेरा सभी को यही मैसेज है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही नेचुरल और खुशनुमा जर्नी है। इसको कभी भी स्ट्रेस की तरह ना लें और कोई बीमारी ना समझें। अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स कराएं, हेल्दी डाइट लें और रेगुलर आपकी एंटीनेटल एक्सरसाइजेज भी ज़रूर करें, ताकि एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकें। गूगल और चैट जीटीपी पे भरोसा करके और उनके सिम्टम्स को देखने के बाद घबराने की जगह अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे यकीन रखिए, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। आज के इस एपिसोड में हमने प्रेगनेंसी से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट बातों को समझा, अर्ली केयर से लेकर रेड फ्लैग्स, डाइट, सप्लीमेंट्स और डिलीवरी तक। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के जवाबों से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप महिला हैं और डॉक्टर संगीता से अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके साथ मुझे दीजिए आज इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।